हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हेलमिंथ्स में पाई जाने वाले डिफरेंट पैरासिटिक अडेप्टेशंस को स्टडी करेंगे। अडेप्टेशंस को डिफ़ाइन करें तो अपने एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म जब अपनी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी या फंक्शन में कोई मॉडिफिकेशन या चेंज लेके आता है तो उसे हम जनरली अडेप्टेशन का नाम देते हैं। तो अडेप्टेशंस के द्वारा ही ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल बन पाते हैं, उसमें सर्वाइव होने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। इसी तरह पैरासाइट्स, जिनमें कि हम एंडोपैरासाइट्स की बात करें, जिनमें आपके फ्लैटवॉर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो फ्लैटवॉर्म्स होते हैं एंडोपैरासिटिक होते हैं और अपने होस्ट की बॉडी में रहने के लिए ये अपनी मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं, बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं, बहुत सारी अडेप्टेशंस लेके आते हैं। इन्हीं अडेप्टेशंस को हम पैरासिटिक अडेप्टेशंस बुला रहे हैं। इनके द्वारा ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए सूटेबल बनते हैं और एक पैरासाइट के रूप में अपनी होस्ट की बॉडी में अच्छे से सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस की। तो फ्लैटवॉर्म्स में हम देखें तो उनमें जो बॉडी कवरिंग होती है थिक होती है, टेगमेंट कहलाती है वो, जिसमें स्केल्स, बहुत ही माइन्यूट स्केल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि उस पैरासाइट को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अपनी होस्ट की बॉडी में अटैचमेंट जो है अच्छे से कर पा रहा है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ अडेशन की। तो होस्ट की बॉडी में अच्छे से ग्रिप बनाने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स उनमें पाए जाते हैं अडेशन के लिए। प्लेटफॉर्म्स में फॉर एग्जांपल सकर्स पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं। टीनिया में आपने देखा होगा सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह फेसियोला में स्पाइंस पाए जा रहे हैं, माइन्यूट स्पाइंस। सकर्स में भी हुक्स और स्पाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं या कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स हैं उन्हें एक फर्म ग्रिप प्रोवाइड करते हैं अपनी होस्ट की बॉडी या जिस ऑर्गन में वो प्रेजेंट है वहाँ पर अच्छे से अटैच होने के लिए। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन की। तो पैरासाइट्स क्योंकि होस्ट की बॉडी में हैं, उन्हें लोकोमोशन के ऑर्गन्स की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फूड जो है उनको रेडिली अवेलेबल होता है। इसकी सर्च में उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो ऑर्गन्स होते हैं लोकोमोशन के, फॉर एग्जांपल सीलिया, जो कि फ्री लिविंग टर्बेलिरियंस में देखने को मिलते हैं, वो पैरासिटिक फॉर्म्स में फेसियोला में, टीनिया में एब्सेंट होते हैं। तो जो पैरासिटिक फॉर्म्स की लार्वी फॉर्म्स होती हैं, लार्वा स्टेजेस होती हैं, अगर वो फ्री लिविंग हैं तो उनमें सीलिया ज़रूर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिरासीडियम लार्वा जो होता है उसमें सीलिया होते हैं। इसी तरह सर्केरिया में एक टेल पाई जाती है लोकोमोशन के लिए, लेकिन क्योंकि एडल्ट फॉर्म जो है वो होस्ट की बॉडी के अंदर है और उसे लोकोमोशन के इन ऑर्गन्स की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए उनमें ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एब्सेंट है। तो ये भी एक एडेप्टेशन अपनी पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए। फिर बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ न्यूट्रिशन की या ट्रॉपिक ऑर्गन्स की। पैरासाइट जो है रेडीली अवेलेबल डाइजेस्टेड फूड या सेमी डाइजेस्टेड फूड को ले रहे हैं होस्ट की बॉडी से, तो इसलिए उनमें कोई भी एज सच इलेबोरेट ऑर्गन्स न्यूट्रिशन के या खाने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। ट्रिमेटोड्स में देखा जाए तो इनकम्प्लीट होता है गट, क्योंकि उसमें जो एक ओपनिंग है एनस वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा फेरिंग्स जो है वो सक्टोरियल हो जाता है। इनमें सक्टोरियल फेरिंग्स उनको हेल्प करता है फूड को बहुत तेज़ी से सक करने के लिए। इसके अलावा जो सिस्टोट्स होते हैं यानी कि आपके टीनिया, वहाँ पर भी क्योंकि डाइजेस्टेड फूड वो सीधे अपनी बॉडी से, बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर यहाँ एलिमेंट्री कैनाल ही पूरी तरह से एब्सेंट होता है। टेपवर्म्स में एलिमेंटेशन ही एब्सेंट है। जबकि आप अगर फ्री लिविंग टर्बिलेरियंस को देखेंगे तो उनमें इवर्सिबल फेरिंग्स जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ क्योंकि पैरासिटिक मोड है लाइफ का, पूरी तरह से डाइजेस्टेड फूड इनको अवेलेबल हो रहा है जहाँ पर वो प्रेजेंट हैं पैरासाइट के रूप में रह रहे हैं जिस ऑर्गन में, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी न्यूट्रिशन के ऐसा इलेबोरेट ऑर्गन्स जो है वो नहीं पाए जाते। इसके बाद देखते हैं न्यूरोसेंसरी सिस्टम। रेस्पॉन्स स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्सिव होना, ये जो
एक फ़ीचर है, ये फ्री एक्टिव लाइफ के साथ एसोसिएटेड रहता है, लेकिन क्योंकि ये पैरासाइट्स जो हैं एक सेफ़ एनवायरनमेंट में है, अपनी होस्ट की बॉडी में है, जहाँ पे इनका बाहर के आउटसाइड एनवायरनमेंट से कुछ कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए इनमें कोई भी नर्वस सिस्टम एज सच स्पेशलाइज्ड या स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड करने के लिए क्विक एक्ट करने वाला नर्वस सिस्टम जो है एब्सेंट होता है, रिडक्शन हो जाता है इनमें नर्वस सिस्टम का। यहाँ तक कि जो सेंस ऑर्गन्स जो फ्री लिविंग फॉर्म्स में पाए जाएंगे वो भी यहाँ पर एब्सेंट है। और जो इनकी लार्वा स्टेजेस होती हैं, अगर वो फ्री लिविंग हैं तो उनमें ज़रूर ये स्टिमुलाई के लिए उनको सेंस करने के लिए सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिरासीडियम में आई स्पॉट्स पाए जाते हैं। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो कि बेस्ट डेवलप्ड होता है हेलमिंथ पैरासाइट्स में, क्योंकि ये डिज़ाइन किया गया है इस तरह से कि वो मैक्सिमम एग प्रोडक्शन जो है कर सके। तो होता क्या है कि पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स जो होती हैं जनरली हर्मेफ्रोडाइट होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, फॉर एग्जांपल सिस्टोसोमा। तो हर्मेफ्रोडिटिज्म या मोनोशियस होने का फ़ायदा क्या है? इससे क्या होता है कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में पाए जा रहे हैं तो इससे ये इंश्योर होता है कि अगर बहुत ही कम इंडिविजुअल्स हैं होस्ट की बॉडी में तो भी कॉपुलेशन होगा और वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। कॉपुलेशन के बाद जो इंडिविजुअल एग्स ले करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हर एक इंडिविजुअल में है, तो हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे एग्स का प्रोडक्शन करेगा, चाहे वो, क्योंकि वो हर्मेफ्रोडाइट है। अगर मेल और फीमेल अलग अलग होते तो केवल फीमेल पैरासाइटिक फॉर्म्स जो हैं वो ही केवल एग्स ले कर रही होती, लेकिन यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल एग्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह से रेट ऑफ रिप्रोडक्शन डबल हो रही है। इसके अलावा अगर कंपेनियन पैरासाइट नहीं है, यानी अगर फीमेल या मेल एब्सेंट है, तो भी ये इंडिविजुअल्स जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि टीनिया के केस में होता है। अगर एक ही सिंगल टीनिया एक होस्ट में होता है तो दूसरे इंडिविजुअल की एब्सेंट में भी, क्योंकि उसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही में पाए जा रहे हैं, वो सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकता है। सिस्टोड्स में ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना एलेबोरेट होता है कि हर मैच्योर सेगमेंट में, बॉडी सेगमेंट जिसे प्रोग्लोटिड बुला रहे हैं, उसमें एक या दो कंप्लीट सेट पाए जाते हैं मेल और फीमेल ऑर्गन्स के। फॉर एग्जांपल टीनिया सोलियम में एक कंप्लीट सेट पाया जाता है, जबकि मोनिजिया और डिप्लीडियम में 2 कंप्लीट सेट्स पाए जाते हैं। और जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है इनमें, उसमें केवल जो यूटेरस है उसे छोड़कर बाकी सभी ऑर्गन्स डिजनरेट हो गए। यूटेरस हाईली एनलार्ज हो जाता है, ब्रांच्ड यूटेरस पाया जाता है, ताकि वो इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ एग्स को जो है अपने अंदर अकोमोडेट कर सके। तो ये इतनी सारी पैरासिटिक एडेप्टेशंस इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, जस्ट टू इंश्योर कि इनकी स्पीशीज़ जो है आगे स्पीशीज़ का ये सर्वाइवल इंश्योर कर सकें। और बहुत ही काफ़ी संख्या में इनमें एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि कई सारी इनमें मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो हाई होती है, तो उसको देखते हुए इनमें काफ़ी अमाउंट में एग्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की बात करते हैं तो इनमें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे जगह पर होस्ट में रह रहे हैं जहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस जो होस्ट के हैं, जो जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है, वो इन पर जो है एक्ट कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए जनरली, फॉर एग्जांपल टेप वॉर्म्स में जो वॉल्स ऑफ इसकी गट की वॉल्स होती हैं वो मिकस सिक्रीट करती हैं, जो उस पैरासाइट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। इसी तरह एंटी एंजाइम्स सिक्रीट किए जाते हैं टेप वॉर्म्स के द्वारा, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं होस्ट के उनको न्यूट्रलाइज कर सके। इसके अलावा जो इनकी टेगुमेंट होती है वो कंटिन्यूसली रिन्यू होती रहती है, और थिक टेगुमेंट जो है इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है डाइजेस्टिव जूसेस के एंजाइम से। दूसरी चीज़ है कि इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। ये एक एडेप्टेशन है इनमें, क्यों? क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, गट में या बाइल डक्ट्स में पाए जा रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। इसलिए फ्लैटवॉर्म्स या जो टेप वॉर्म्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके, और फैटी एसिड्स और ये सब फॉर्म करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, स्पेशली ट्रिमेटोड्स के केस में होस्ट के बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बिल्कुल समान रखा जाता है, तो इसलिए इनमें ऑस्मो रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है। इंटेस्टाइनल टेप वॉर्म्स में हालांकि ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा हाई होता है, और वो इसलिए है ताकि ये होस्ट के डाइजेस्टेड फूड को बहुत ही रेडिली एब्जॉर्ब कर सकें। फिर बात करते हैं हाई फर्टिलिटी की। जैसे हमने बात की थी कि एग्स जो है बहुत हाई अमाउंट में, बहुत ही
प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनका फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल भी है उनकी, इतने सारे लार्वा स्टेजेस से पास होते हैं। तो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ही उनका जो है एडल्ट स्टेज तक पहुँच पाएगा। तो इस थ्रेट को मेकअप करने के लिए जो हेलमिन्थ्स हैं वो इतने सारे एग्स प्रोड्यूस करते हैं, मिलियंस ऑफ नंबर में एग्स प्रोड्यूस करते हैं, कि अगर उनकी मोर्टेलिटी रेट हाई हो तो भी कुछ जो है इनके एग्स ऐसे रहें जो एडल्ट स्टेज तक पहुंच पाएँ। इसके अलावा कुछ केसेस में एक एडिशनल मल्टीप्लिकेटिव फेजेस भी पाए जाते हैं इनकी लाइफ साइकिल में। फॉर एग्जांपल जो लार्वा स्टेजेस होती हैं वो भी कई सारी स्टेजेस प्रोड्यूस कर पाती हैं, जैसे कि लिवर फ्लूक में जो एक मिरासीडियम होता है उससे कई सारे सर्केरी डेवलप होते हैं एक सिंगल मिरासीडियम से। ऐसे ही इकिनोकोकस में एक सिंगल हेक्साकेंथ से कई सारे स्कोलाइसिस प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से हर एक जो है टेपवर्म बन सकता है। तो ये कई सारी एडेप्टेशंस हैं इनकी लाइफ स्टेजेस में, लाइफ साइकिल में, जो कि इन्हें हेल्प करती है इनका नंबर मेंटेन रखने के लिए, गुड नंबर मेंटेन रखने के लिए।